जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सो जेकेएसएसबी सुपरवाइजर एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे थे। मैराथन सेशन हमने स्टार्ट करे थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अपने लास्ट नाइट वाले लेक्चर में हमने जम्मू कश्मीर के पीवाईक्यूज को डिस्कस करा था और उससे रिलेटेड बहुत सारे जम्मू कश्मीर के एस्पेक्ट जो है हमने कवर करे थे। ऑल दो वो कंप्लीट नहीं हुआ है, विद इन डेज मैं जम्मू कश्मीर का एक दो और लेक्चर लाऊंगा जो भी पीवाईक्यूज बेस्ड होगा। आज के इस लेक्चर में जो जनरल नॉलेज वाला बाकी पोर्शन बच जाएगा जम्मू कश्मीर को छोड़ के, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो, हिस्ट्री का, कल्चर का, डेमोग्राफी का या क्लाइमेट, क्रॉप्स, ये सारे टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में मेंशन है उनके रिलेटेड मैंने पीवाईक्यूज आज के इस लेक्चर में इंक्लूड किया। ये पीवाईक्यूज बहुत ही रीसेंट एग्जाम के, जैसे स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट, फाइनेंस एसआई का हो गया, फिर सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था जेकेपी वाला, तो ये सारे रीसेंट एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर इंक्लूड किए गए। 15 क्वेश्चन मैंने डाले हैं, बट नियर अबाउट 500 क्वेश्चन मैं आज के इस लेक्चर में आपको कवर करवाऊंगा। बट उसके लिए एक शर्त है कि आप एक नोटबुक और पेन लेके साथ बैठेंगे, क्योंकि जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आप लेक्चर देखोगे साथ साथ आपको पता चलता रहेगा, बट वो रिटेन नहीं रहेगा दिमाग में। तो अपनी लैंग्वेज में इन शॉर्ट जो है एक एक लाइन में आपने क्रिस्प सा नोट्स बना लेने, जो आप पेपर से पहले रिवाइज करके जाओगे, पेपर में आपको जरूर इससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को। देखो, पहला क्वेश्चन कहता है, विच रूलर इज क्रेडिटेड फॉर द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन कर्नाटका। तो ये कल्चर का पार्ट आ गया। तो कौन सा रूलर है, कौन सा ऐसा रूलर है, मतलब राजा है, जिसको क्रेडिट किया जाता है कि उसने जैनिज्म को फैलाया था कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका इंडियन स्टेट है, वहां पर जैनिज्म को फैलाया था। अब देखो बेसिकली होता क्या है ना, जैसे हिंदुइज्म एक रिलीजन है, इस्लाम है, सिखिज्म, इसी तरह 6th सेंचुरी के टाइम में दो रिलीजन आए थे और बहुत फेमस हुए थे, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। कौन से? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। और इन दोनों के रिलेटेड कल्चर में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये जैनिज्म का क्वेश्चन है। इसी तरह आपको ये भी पूछा जा सकता है, कौन सा ऐसा रूलर है जिसको क्रेडिट किया जाता है कि उसने बुद्धिज्म को फैलाया था आउटसाइड इंडिया। जैसे यहाँ पे जैनिज्म का पूछ लिया ना, तो अगली बार मान के चलो कि बुद्धिज्म का भी पूछ सकता है। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म हम साथ साथ इसके कवर करवा दूंगा मैं। पहले इस क्वेश्चन का आप खुद आंसर मार्क करो। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसारा, अशोका या संप्रति, तो किसको क्रेडिट किया जाता है फॉर द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन कर्नाटका? तो देखो इस क्वेश्चन का अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। किसको क्रेडिट किया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब जैनिज्म के बारे में समझते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को भी कवर कर लेंगे। देखो, जैनिज्म जो रिलीजन है ना, बेसिकली जैनिज्म रिलीजन जो है मतलब हम कहेंगे कि फेमस जब हुआ वो हुआ 6th सेंचुरी के टाइम में, जब महावीरा ने इस जो रिलीजन है, महावीरा ने इस जैनिज्म रिलीजन को फैलाया। ठीक है, महावीरा ने। अब देखो फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनना इस स्टोरी को, ये स्टोरी लिख लो कॉपी में। जैसे हिंदुइज्म में देखा जाता है भगवान के अवतार होते हैं ना, जैसे कृष्ण भगवान के, विष्णु भगवान के डिफरेंट अवतार हुए, जैसे कृष्णा अवतार हुआ, रामा अवतार हुआ। इसी तरह जैनिज्म में माना जाता है तीर्थंकार। जैनिज्म में क्या माना जाता है कि डिफरेंट तीर्थंकार हैं। क्या है? डिफरेंट तीर्थंकार। अगर आपको एग्जाम में कोई पूछे कि जैनिज्म में कितने तीर्थंकार हुए, तो 24 तीर्थंकार हुए। कितने तीर्थंकार हुए? 24 तीर्थंकार हुए। अगर आपको एग्जाम में पूछे पहला तीर्थंकार कौन था जैनिज्म के अकॉर्डिंग, तो पहले तीर्थंकार थे ऋषभनाथ। पहले तीर्थंकार का क्या नाम था? ऋषभनाथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहला आपने याद रखना है, और 24th याद करो, 24 सबसे लास्ट वाले महावीरा। इतना भी याद कर लो, एग्जाम के लिए काफी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर आपको पूछे तीर्थंकारा वर्ड किसके साथ एसोसिएटेड है, तो जैनिज्म के साथ एसोसिएटेड है। पहले तीर्थंकारा कौन हुए थे? ऋषभनाथ। और 24th कौन थे? महावीरा, वर्धमान महावीरा। इन्हीं को बोला जाता है, इन्होंने ही जैनिज्म को बेसिकली स्प्रेड करा था। ठीक है, जैनिज्म का 6th सेंचुरी एडी की बात चल रही है। अब हम इंपॉर्टेंट एक और चीज की देखेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि जैनिज्म में बोला जाता है कि 3 ज्वेल्स, 3 जो रत्न बोले जाते हैं, 3 ज्वेल्स जो हैं जैनिज्म के, वो क्या हैं? ठीक है, 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म जो हैं वो किस किस को बोला जाता है? एक तो होता है राइट फेथ, एक होता है राइट फेथ, मतलब आपका विश्वास राइट होना चाहिए। देन वी हैव राइट नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास राइट नॉलेज होना चाहिए। और थर्ड वन इज आपकी राइट एक्शन होना चाहिए। राइट नॉलेज होना चाहिए एंड राइट एक्शन, इनको बोला जाता है 3 ज्वेल ऑफ जैनिज्म। ठीक है, ये पॉइंट भी आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो कि 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म किसे बोला जाता है? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। इतनी चीजें आपने जैनिज्म के बारे में याद रखनी है। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इन्होंने, पहली बात तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे चंद्रगुप्त मौर्य कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं, किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं आपने मुझे कमेंट सेक्शन से बताना है। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इन्होंने जब जैनिज्म को ज्वाइन करा, जैनिज्म में एक चीज होती है, एक इनमें एक फीचर होता है सलनेखना। क्या फीचर होता है? सलनेखा।
सलनेखा में क्या होता है कि बेसिकली कोई भी, अगर आपने देखा होगा, जो जैनिज्म का मॉन्ग होगा या कोई भी ऐसा पर्सन होगा जैनिज्म को फॉलो करता है, वो क्या करता है एट द एंड ऑफ द लाइफ, जब उसने अपनी लाइफ को एंड करना होता है, वो खाना पीना सब हवा लेना भी छोड़ देता है और इस तरह से अपनी लाइफ को एंड कर देता है। तो बेसिकली जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जब लास्ट में जैनिज्म को ज्वाइन करा था, उसके बाद उन्होंने भी सलनेखा करा था और अपनी लाइफ को एंड किया था। और किसके अंडर किया था? भद्रबाहु के अंडर। और ये चीज एग्जाम में पूछी जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सलनेखा परफॉर्म किया था, या बोलेंगे अपनी लाइफ को एंड करा था, कौन से मॉन्ग के अंडर? तो कौन से मॉन्ग थे वो? भद्रबाहु। कौन से मॉन्ग थे? भद्रबाहु। ठीक है, तो जैनिज्म में ये सलनेखा वाली ये होती है एक, मतलब रिलीजियस हम मान सकते हैं कि अपनी लाइफ को एंड किया जाता है, खाना छोड़ने से पानी पीना भी छोड़ देंगे और सांस लेना भी छोड़ देंगे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने करा था, सलनेखा अंडर भद्रबाहु। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर आपको एग्जाम में पूछे, दो सेक्ट्स हैं, देखो ये भी पूछा जा सकता है, दो सेक्ट्स हैं जैनिज्म के अंदर, एक है श्वेतांबर्स, श्वेतांबर्स, और दूसरे हैं दिगंबर्स। ठीक है, श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स। अगर आपको एग्जाम में पूछे दिगंबर और श्वेतांबर किसके साथ एसोसिएटेड है? जैनिज्म, बुद्धिज्म नहीं लगा देना। श्वेतांबर वो होता है जो कपड़े पहनते हैं, दिगंबर्स होते हैं जो कपड़े नहीं पहनते। दिगंबर्स की एग्जांपल है भद्रबाहु, श्वेतांबर की स्थलबाहु। इतना नहीं जाना है, बट इतना याद कर लो कि श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स किसके अंडर आते हैं? जैनिज्म के अंडर आते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्या देखा हमने जैनिज्म के बारे में? जैनिज्म 6th सेंचुरी में स्टार्ट होता है। जैनिज्म की अगर हम बात करें, जैनिज्म में 24 तीर्थंकर हुए। 24th वन इज वर्धमान महावीरा, और पहले जो थे ऋषभ देव थे, या ऋषभ नाथ जिसे कहते हैं। ठीक है, 3 ज्वेल्स इनके मानेंगे, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। सलनेखा परफॉर्म करा था चंद्रगुप्त मौर्य ने अंडर भद्रबाहु। ठीक है, इतना ही आपने याद रखना है। अब हमने देख लिया सर, हमने कवर कर लिया जैनिज्म। अब जरूरी थोड़ी है कि हर बार जैनिज्म ही पूछेगा, आप बुद्धिज्म भी पूछ सकता है। बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन है, तो बुद्धिज्म के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बुद्धिज्म भी 6th सेंचुरी में फाउंड हुआ था। किसने फाउंड करा था? सिद्धार्थ गौतम ने। किसने फाउंड करा था? सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में गौतम बुद्ध बने। ठीक है, सिद्धार्थ गौतम ने फाउंड करा था। क्या फाउंड करा था? बुद्धिज्म रिलीजन। ठीक है, इन्होंने बेसिकली क्या हुआ, अब आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, सिद्धार्थ गौतम ने, आपको पता है इनकी स्टोरी, गौतम बुद्ध की पता है, उन्हें घर छोड़ दिया था, फिर वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उनको इनलाइटनमेंट मिली थी। ठीक है, वो पेड़ कौन सा था जिसके नीचे वो बैठे थे? पिपल ट्री। क्या बोलते हैं? पिपल ट्री। इसको बौद्ध ट्री भी कहते हैं, या पिपल ट्री। उनके नीचे बैठ के उनको इनलाइटनमेंट मिली थी। ठीक है, और ये जो बेसिकली जगह है, कहां पर उनको मिली थी? इस जगह का नाम है बोध गया। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बोध गया कहां पर है, बोध गया कौन सी स्टेट में है? तो बोध गया बिहार में है। ठीक है, अभी तक हमने क्या सोचा और क्या सुना है कि बुद्धिज्म को फाउंड करा था सिद्धार्थ गौतम ने। इनको इनलाइटनमेंट कहाँ मिली थी? पिपल के ट्री के नीचे बैठ के। ठीक है, और कौन सी जगह पे? बोध गया। बोध गया कहाँ पर है? बिहार में। इतना आपने याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर बुद्धिज्म में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म में 8 फोल्ड पाथ बताया हुआ है। क्या बताया हुआ? वो 8 फोल्ड पाथ, मतलब 8 चीजें आपने करनी है। अगर आपने मतलब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो 8 चीजें आपको करनी है। 8 फोल्ड पाथ जिसे बोला जाता है इनलाइटनमेंट को पाने के लिए। सबसे पहली बात, राइट व्यू होना चाहिए। आपको देखने का व्यू जो है राइट होना चाहिए। आपके इंटेंशंस राइट होने चाहिए। आपके इंटेंशंस क्या होने चाहिए? राइट होने चाहिए। आपकी स्पीच राइट होनी चाहिए, आपको अच्छा बोलना चाहिए। आपके एक्शंस राइट होने चाहिए, जो आप कर रहे हो, जो आप बोलते हो वही आपके एक्शंस में होना चाहिए, और सब अच्छा होना चाहिए। आपका लाइवलीहुड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, रहने का तरीका, लाइवलीहुड अच्छा होना चाहिए। आप में राइट माइंडफुलनेस होनी चाहिए। ठीक है, आपकी माइंडफुलनेस राइट होनी चाहिए। आपके एफर्ट्स राइट होने चाहिए, और आपकी कंसंट्रेशन राइट होनी चाहिए। कंसंट्रेशन राइट होनी चाहिए। ये 8 चीजें अगर आपके पास होंगी तो ये 8 पाथ आपको भगवान की तरफ ले जाते हैं। ये बुद्धिज्म में बताया। क्या? राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट एफर्ट एंड राइट कंसंट्रेशन। नहीं याद रहते तो इतना याद कर लो कि 8 फोल्ड पाथ है बुद्धिज्म में। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में पूछा गया है जेकेएसएस में, और एक बार नहीं 1000 बार पूछा गया। वो क्वेश्चन है कि बुद्धिस्ट काउंसिल्स, देखो बुद्धिज्म जब मिलते हैं ना, इनको बोलते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल। तो अभी तक कितनी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं? मेन 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हैं, आपने याद रखना है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। आपको एग्जाम में कौन सी पूछेगा? सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट एंड फोर्थ के पूछने के, और ये दो मैं आपको बता देता हूं। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, आपको 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल किस रूलर के अंडर हुई और कहां पर हुई? तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई अजात शत्रु के अंडर। ठीक है, रूलर कौन थे? अजात शत्रु। अजात शत्रु रूलर थे, उनके अंडर हुई। और प्लेस कौन सी थी जहां पर हुई? राजगीर, या गिरिराज जिसे कहते हैं, राजगीर, वहां पर हुई। ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अगर आपको पूछे तो किसके टेन्योर में हुई? राजा कौन था तब? अजात शत्रु, उन्होंने करवाई। और कहां पर हुई? राजगीर में।
और आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जाती है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल क्योंकि कश्मीर में हुई है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके टाइम पे हुई थी? कनिष्क के टाइम में। कुशाना रूलर कनिष्क, पढ़ाया था ना कल के लेक्चर में, कुशाना एम्पायर, सारे एम्पायर्स बताए थे जो जम्मू कश्मीर में हुए थे एंशिएंट टाइम में। तो कनिष्क जो हैं उनके टाइम पे हुई थी, कनिष्क कुशाना रूलर इनके टाइम में हुई थी। और किस प्लेस में हुई थी? कुंडल वन में, कश्मीर में कुंडल वन में हुई थी, ठीक है, कुंडल वन में हुई थी, कुंडल वन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर हम बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें, देयर आर फोर्थ, इस तरह जैन काउंसिल हुई थी 3। बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल अजात शत्रु के टर्नवर में हुई थी और राजगीर में हुई थी। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क ने करवाई थी और कहाँ पर हुई थी? कुंडल वन में। ये 2 इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो आप देख के जाओगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैनिज्म में 2 हैं, जैनिज्म में 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं, एक होते हैं श्वेतांबर्स, एक होते हैं दिगंबर्स। इसी तरह अगर आपको एग्जाम में पूछे महायाना, महायाना और हिनयाना ये कहाँ पर हैं? बेसिकली हिनयाना और महायाना क्या है? ये बुद्धिज्म की डिवीजन है। हिनयाना मतलब ओल्ड बुद्धिज्म माना जाता है और महायाना मतलब जो है न्यू बुद्धिज्म। हिनयाना बेसिकली होता पता है क्या? हिनयाना ओल्ड बुद्धिज्म में क्या था? बुद्धा की मूर्ति की पूजा नहीं होती थी, मतलब मूर्तियां नहीं बनती थी हिनयाना में, बट महायाना में बुद्धा की मूर्ति वगैरह बनाई जाती है। तो ये किसके साथ एसोसिएट है? हिनयाना और महायाना बुद्धिज्म के साथ, ठीक है। जैसे जैनिज्म को स्प्रेड करने में चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसी तरह बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में अशोका का इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये अशोका वर्ड याद कर लेना, बुद्धिज्म के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। जैनिज्म बुद्धिज्म कितना इंपॉर्टेंट है वो आज के ही लेक्चर में ही पता चले। एक और क्वेश्चन इसके रिलेटेड अभी आपको आएगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो वो भी कवर हो जाएगा। आपने जैनिज्म और बुद्धिज्म की चीजें याद रखनी। बुद्धिज्म एक बार और मैं बहुत जल्दी में रिवाइज करवा देता हूँ। देखो बुद्धिज्म 6th सेंचुरी में ही आया, ये भी सिद्धार्थ गौतम ने फाउंड करा। इसमें उनको इनलाइटनमेंट जो पीपल ट्री के अंडर मिली थी बोध गया बिहार में, ठीक है। 8 फोल्ड पाथ यहाँ पर उन्होंने बताया। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है। पहली वाली आपने याद रखनी है अजात शत्रु के अंडर राजगीर में, और 4th वाली आपने याद रखनी है कनिष्क के टाइम पे हुई थी कुंडल वन में, ठीक है। और महायाना और हिनयाना दोनों सेक्ट किसके हैं? बुद्धिज्म के। और अशोका ने बुद्धिज्म को इंडिया से बाहर भी स्प्रेड करवाया था। फॉर एग्जांपल श्रीलंका हो गया और वेस्टर्न हो गया, ठीक है, बाहर वाली कंट्रीज में इवन उन्होंने अपने बच्चों को भी भेजा था बुद्धिज्म के स्प्रेड के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी हमने कवर करा है और मुझे 11 मिनट हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है। तो आई होप आपको इसकी वैल्यू पता चल गई होगी कितने क्वेश्चन हमने साथ साथ कवर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस में डेमोग्राफी वाला टॉपिक मेंशन, तो डेमोग्राफी का एक क्वेश्चन है, विच पीरियड इज रेफर टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इंडिया की बात हो रही है। इंडिया में ऐसा कौन सा पीरियड है जिस पीरियड को बोला गया था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब जिसमें पॉपुलेशन एब्रप्टली बढ़ी थी। एब्रप्टली कौन से टाइम पे पॉपुलेशन एब्रप्टली इंडिया में बढ़ी थी, कौन सी स्टेज में, उसको हमें बताना है। 1901 से 1921 के टाइम पे, 1951 से 81 के टाइम पे, 1901 से 1951 के टाइम में, या 1981 से 2001 के टाइम में, ठीक है। तो कौन से टाइम में पॉपुलेशन एब्रप्टली बढ़ी थी? आपने स्टेजेस तो पढ़ी होंगी। देखो यार, ये मैं अभी मैराथन सेशन पढ़ा रहा हूँ, बट जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK यूटी। देखो ध्यान से सुनो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आगे लिखा होगा सुपरवाइजर जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK यूटी। वहां पर MCQs की हेल्प से एक एक लेक्चर में डेमोग्राफी एक लेक्चर में कवर करवाया हुआ है, हिस्ट्री के टॉपिक्स भी इसी तरह करवाए हुए हैं, कल्चर के टॉपिक भी करवाए हुए हैं। वो वीडियोस देख लो जाके। देखो वो MCQs फॉर्मेट में है तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, और जितनी उसमें एक्सप्लेनेशन है ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप वो वीडियोस देखना और उसके बाद इस लेक्चर को आगे देखना, आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से निकल जाते हैं। ये PYQs है ना, वो तो मैंने पहले के पढ़ाए हुए हैं, तो वो उन लेक्चर्स को देखोगे तो आपको उस कंटेंट की वैल्यू पता है। ये सारी चीजें मैंने डेमोग्राफी वाले एक ही लेक्चर में समझाई हुई आपको, और क्वेश्चन भी इसी तरह से फ्रेम हुआ है। तो बेसिकली कौन से पीरियड को बोला जाता है? पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जो पीरियड था 1951 से लेकर 81 का जो टाइम था, इसको बोला जाता है पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मतलब इस पीरियड में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी थी। देखो क्या, ध्यान से सुनो, 4 स्टेजेस मानी जाती हैं पॉपुलेशन की इंडिया में। मतलब इंडिया में 4 स्टेजेस में पॉपुलेशन का माना गया, मतलब हमने उसको 10 वर्ड में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले अगर हम फेज 1 की बात करें, 4 फेजेस लिख देता हूं, फेज 1, फेज 2, ठीक है, फेज 3 एंड फेज 4, 4 फेजेस आ गया हमारा। पहला फेज चला 1901 से लेकर 1921 के बीच में। दूसरा फेज चला 1921 से लेकर 1951 के बीच में, ठीक है। तीसरा फेज चला 1951, जिसकी अभी हम बात करें 51 से लेकर 81। अब चल रहा है 1981 से लेकर एट प्रेजेंट, जो है फेज ये वाला, ठीक है। सबसे पहले फेज में क्या हुआ? स्टेगनेंट पॉपुलेशन थी, मतलब पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही थी, स्टेगनेंट थी, रुकी हुई थी। स्टीडी पॉपुलेशन बोल सके, स्टेगनेंट या स्टेशनरी पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि देखो 1901 की बात हो रही है, ब्रिटिशर्स थे, इंडिया में डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था, बर्थ रेट भी था, ठीक है, बच्चे भी हो रहे थे, डेथ भी हो रही, तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी? पॉपुलेशन तभी बढ़ेगी जब बच्चे बढ़ रहे हो, बच्चों का बर्थ रेट बढ़ रहा हो, डेथ रेट कम हो रहा हो, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। इस स्टेज में क्या था कि बर्थ रेट भी ज्यादा था और डेथ रेट भी ज्यादा था।
मतलब क्योंकि हमारे पास हेल्थ कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए इस पीरियड को बोला जाता है स्टैग्नेंट या स्टेशनरी रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब जो सेकंड आया 1921 से लेकर 51, इधर हो गया स्टीडी पॉपुलेशन। मतलब अब यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी। क्यों बढ़ना शुरू होगी? पॉपुलेशन बढ़ने का रीजन ये था कि हमने क्या किया, हमने डेथ रेट को थोड़ा थोड़ा कम करना स्टार्ट कर दिया। क्यों कम करना शुरू किया? क्योंकि हमने हेल्थ और मेडिसिनल वाली पर्पसेस को इंप्रूव करना शुरू किया, उसकी वजह से डेथ थोड़ी कम होगी और बर्थ तो हो रहे थे, इसकी वजह से हमारा जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी। ठीक है, अब आता है थर्ड फेज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, 1951 से लेकर 81 का टाइम। ये वो टाइम था जब हमारा देश आजाद हो चुका था, हमने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा कर दिया। जब हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया तो डेथ रेट तो बहुत कम हो गया, बट बर्थ रेट कम नहीं हुआ, बर्थ रेट तो बढ़ता ही रहा। ठीक है, बर्थ रेट बढ़ता रहा क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव और ये चीजों के बारे में नॉलेज नहीं थी, इसीलिए इस पीरियड में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला पीरियड थर्ड फेज को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि डेथ रेट कम हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि हेल्थ और फैसिलिटीज़ हमने देनी शुरू कर दी, बट हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव वाली नॉलेज तो हमने दी नहीं, इसका मतलब हमारा पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ी। अब जब फोर्थ फेज आता है 1981 के बाद वाला, एट प्रेजेंट, देखो यार एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, इस टाइम पे नो डाउट डेथ रेट कम है क्योंकि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बट अब बर्थ रेट भी कम हो रहा है। बर्थ रेट इसलिए कम हो रहा है क्योंकि कंट्रासेप्टिव और बहुत ज़्यादा ये नॉलेज भी प्रोवाइड की जा रही है, न्यूक्लियर फैमिली के ये प्रोज हैं, इन सब चीज़ों की वजह से अब बर्थ रेट भी कम हो रहा है। अगर आपको पता होगा, आपने रिसेंट न्यूज़ में ही सुना होगा, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है बट इंडिया का ग्रोथ रेट कम हो रहा है, ग्रोथ रेट कम हो रहा है। देखो पहले अगर मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल है हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मान लेते हैं पहले पॉपुलेशन 30% से बढ़ रही थी, ठीक है 30%, अब पॉपुलेशन 20% से बढ़ रही है। तो बेसिकली ये जो रेट है कम हो रहा है, ऑल्दो पॉपुलेशन बढ़ रही है, पहले पॉपुलेशन 500 से मान लेते हैं 600 हुई है, अब 600 से 650 हुई है। मतलब यहाँ पर 100 बढ़ रही थी, यहाँ पर 50 बढ़ रही है, बढ़ अभी भी रही है, बट उसका ग्रोथ का रेट जो है वो कम हो गया है। ये कौन सी स्टेज है? फोर्थ स्टेज। तो फोर्थ स्टेज वो स्टेज है जिस स्टेज में क्या हो रहा है, जिस स्टेज में हमारी प्रेजेंट स्टेज में जो स्लोइंग डाउन हो रही है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि हमारा बर्थ रेट भी अब कम होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये चारों स्टेजेस आपको समझ आ गई होंगी। अब आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड गलत नहीं करोगे, बट एक क्वेश्चन आपको बताना है क्योंकि एग्जाम में वो पूछा जाता है। ईयर 1921, ठीक है, ईयर 1921 को क्या बोला जाता है? ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड, डेमोग्राफिक डिवाइड। सर क्यों बोला जाता है? सर 1921 को ही क्यों ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड बोला जाता है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आपकी कंसंट्रेशन नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि देखो यार ध्यान से, 1901 से लेकर 1921 के तक क्या हुआ था, हमारी पॉपुलेशन स्टीडी थी, उसके बाद पॉपुलेशन जो है रुकी हुई थी, मतलब पॉपुलेशन स्टेगनेंट थी, स्टेगनेंट पॉपुलेशन थी, स्टेगनेंट थी। उसके बाद 1921 के बाद धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने शुरू हुई, 1951 के बाद तो बहुत तेज बढ़ने शुरू होगी, बट 1921 तक तो कम थी ना, उसके बाद बढ़ना शुरू हुई, इसलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड बोला जाता है। सर अब कोई प्रॉब्लम नहीं बची, अब हमें डेमोग्राफिक कवर होगा, बट ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें सेंसस और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी उस लेक्चर में पढ़ाई है। मैं सारा मैराथन सेशन में नहीं पढ़ा सकता, इसलिए आपको वो लेक्चर भी देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ लोधी डायनेस्टी? इनमें से कौन से ऐसे रूलर थे जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी लोधी डायनेस्टी? ठीक है, अगर आपको पूछ सकता है कि लोधी डायनेस्टी किसने स्टार्ट की थी, ये भी पूछ सकता है इंडिया में मुगल डायनेस्टी किसने स्टार्ट करी थी। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, फाउंडर किस डायनेस्टी, फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर का अगर मैं पढ़ा था तो मैंने जितने भी एंशिएंट डायनेस्टीज थी उनका एक क्वेश्चन आया था जो अवंती वर्मा ने फाउंड करे, तो मैंने दुर्लभ वर्धना वाली भी बता दी आपको, सारी वो बता दी जो इंपॉर्टेंट थी, संग्राम राजा वाली भी बता दी। तो बेसिकली इस तरह से आपने फाउंडेशन देखनी है कौन कौन सी डायनेस्टी को किसने फाउंड करा है। तो किसने फाउंडेशन रखी थी? लोधी डायनेस्टी की। ठीक है, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी या नन ऑफ दीस? तो किसने फाउंडेशन रखी थी लोधी डायनेस्टी की? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहलोल लोधी। ठीक है, लोधी डायनेस्टी जो है दिल्ली सल्तनत अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी, उसमें बहलोल लोधी जो था उसने लोधी डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी इंडिया में, ये चीज़ आपने याद रखनी। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन एक और आ सकता है इसके रिलेटेड। देखो इसके बाद आ गया था बाबर इंडिया में, इसके बाद कौन आ गया था? बाबर। बाबर मतलब मुगल्स आ गए थे ना, मुगल्स आ गए थे इंडिया में, बाबर आया था, बाबर। अब बाबर ने भी लोधीज को ही हराया था। लोधी डायनेस्टी के बाद हमारी मुगल डायनेस्टी आई थी, लोधीज के बाद मुगल्स आए थे। तो लोधी डायनेस्टी को फाउंड करा था बहलोल लोधी ने। लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था इब्राहिम लोधी। ये कौन था? लास्ट रूलर था इब्राहिम लोधी। इसको किसने हराया था? बाबर ने हराया था, और उसके बाद मुगल्स आए थे इंडिया में। अब आपको एग्जाम में पूछेगा बैटल ऑफ पानीपत,
तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी बेसिकली किस किस के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी किसमें, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, उसके बाद मुगल्स इंडिया में इस्टेब्लिश हुए थे। ठीक है सर, क्या ये बैटल ऑफ पानीपत इंपॉर्टेंट है? अगर आपको लग रहा है ना नहीं इंपॉर्टेंट है तो वेट करो, अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। तो पहली बैटल ऑफ पानीपत हुई थी किसके बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में और बाबर के बीच में, और इसकी वजह से क्या हुआ था, मुगल्स एस्टैब्लिश हुए थे इंडिया में। सर पानीपत कहाँ पर है? हरियाणा वाला रीजन। सर वहाँ पर क्यों लड़ाइयाँ होती थी? 3-4 बैटल हुई है वहाँ पर पानीपत में, क्यों होती थी? क्योंकि वो प्लेन एरिया था, माउंटेन एरिया से आते थे अफगानिस्तान वगैरह, इधर गंगा रीजन वाले आते थे, तो दोनों राजा वहाँ पर लड़ाई करते थे। तो इसलिए जो है बेसिकली पानीपत जो है हरियाणा वाला रीजन जो है वो वॉर के लिए माना जाता है। ठीक है, वो प्रॉपर स्टेट मानी जाती है। अब यहां पर हमने एक चीज याद रखनी है, अब आगे मुगल्स। ठीक है, मुगल्स आ गए इंडिया में। मुगल्स में सबसे पहले कौन से मुगल आए इंडिया में? बाबर। ठीक है, बाबर आए। अब आपको एग्जाम में पूछ सकता है सीक्वेंस बताओ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताओ कौन सा पहला मुगल रूलर था, उसके बाद कौन आया था। अगर मैं आपको पूछूं एक क्वेश्चन सिंपल, अभी वीडियो में पॉज करके सोचना कि पहले जहांगीर आया था कि औरंगजेब आया था, पहले जहांगीर आया था कि औरंगजेब आया था। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन आते हैं और फ्रीडम स्ट्रगल के क्वेश्चन आए भी हुए हैं, तो मुगल्स का भी आ सकता है। देखो सबसे पहले जो मुगल रूलर इंडिया में आए थे उनका नाम था बाबर। सबसे पहले मुगल रूलर इंडिया में कौन से आए थे? बाबर। बाबर के बाद कौन आया था? हुमायूं। हुमायूं, वो एक ऐड आती थी ना पहले, बाबर के बेटे का क्या नाम है, कुछ ऐसा करके। तो बेसिकली आपने याद रखना, बाबर आया था पहले इंडिया में, उसके बाद हुमायूं। हुमायूं के बेटे का नाम ऐसा था, हुमायूं के बेटे का नाम अकबर, द ग्रेट अकबर। अकबर के बेटे का नाम, उसके बाद आया था जहांगीर। अकबर के बाद कौन आया था? जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां आए थे, शाहजहां। और शाहजहां के बाद कौन आया था? औरंगजेब। शाहजहां के बाद कौन आया था? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के बाद लेटर मुगल्स आए थे, वो इतने फेमस नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है सारे। तो आपने ये सीक्वेंस याद रखना क्रोनोलॉजिकली। सबसे पहले बाबर आया था, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, देन शाहजहां, देन औरंगजेब। अब इन्होंने क्या क्या बनाया था, मॉन्यूमेंट्स इन्होंने जो इंपॉर्टेंट बनाए थे वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कल्चर वाली प्लेलिस्ट में जाना, इन्होंने जो जो बनाया हुआ है मैंने सारा पढ़ा है। औरंगजेब ने क्या बनाया, शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने, हुमायूं ने या बाबर ने क्या क्या बनाया हुआ है वो सारा पढ़ाया, वो कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। वो आप वीडियोस जाके देख सकते हो, अभी आपके एग्जाम में टाइम है। ठीक है, और वो वीडियोस आपके लिए शॉर्ट रन में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, हो गए 3 क्वेश्चन। सर 3 क्वेश्चन कवर करवा रहे हो 21 मिनट्स में, कोई बात नहीं, हम नॉलेज पूरी रखेंगे, टाइम चाहे जितना मर्जी लग जाए, हमारे टाइम की परवाह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पहले मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप रिवाइज करो, इनकी सीक्वेंस देखो एक बार। देखो पानी पीना इज इंपॉर्टेंट। द थिंग इज दैट आपका जो लेक्चर मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है ना, मेरे माइक में ये नॉइस कैंसलेशन उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, 2 मिनट आप भी फ्री हो जाओगे, थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। मेरे माइक की जो नॉइस कैंसलेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे जो अपना टेबल फैन है ना, और फैन जो है ऑफ करके पढ़ाना पड़ता है, और गर्मी बहुत है इसलिए बॉडी को पानी की ज़रूरत है। ठीक है, और आपको पता है ना हीट स्ट्रोक वाली कंडीशन बताई हुई है 29 तक ना, हीट स्ट्रोक वाली कंडीशन बताई हुई है जम्मू रीजन में। तो आप पानी वानी आप भी पीते रहना। पढ़ाई तभी होगी अगर आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, बॉडी डिहाइड्रेट होगी फिर कुछ नहीं होगा, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, पंचतंत्र। अब आ गया बुक्स वगैरह का पार्ट, ये भी कल्चर का ही पार्ट होता है, लिटरेचर। पंचतंत्र वाज रिटन बाय, पंचतंत्र एक बुक है, वो किसके पीरियड में, ये नहीं बोला है किसने लिखी है, ये पूछा गया कि किसके पीरियड में लिखी गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है किसने लिखी है। इस बार ये पूछा गया है किसके पीरियड में लिखी है, अगली बार में भी ये पूछ ले किसने लिखी है। तो पंचतंत्र किसके टाइम पे लिखी गई है? वैदिक, लेटर वैदिक पीरियड में, मतलब वैदिक के बाद वाला लेटर वैदिक पीरियड में, सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे, या गुप्ताज के टाइम में। ठीक है, पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानियां ठीक है बहुत फेमस है। तो किसके टाइम पे लिखी गई, किस पीरियड में लिखी गई, पहले खुद ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, गुप्ता पीरियड के टाइम में ये लिखी गई है। एग्जाम में अगली बार पूछा लेगा किसने लिखी है, विष्णु शर्मा ने। किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने। याद कर लो, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है। अभी तक जेकेएसएसबी ने डिफरेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे हैं, जो इंपॉर्टेंट एंशिएंट बुक है ना वो किसने लिखे है, एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी है एंशिएंट की वो मैं लिखवाऊंगा, इनको तो रट के ही जाना एग्जाम में, मे भी कोई पूछ ले एग्जाम में। ठीक है, तो पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने। अब पेन नोटबुक लो और इनको एक बार लिख लो। ठीक है, अष्टाध्यायी, अष्ट अध्याय। ठीक है, अभी मैं इतनी स्टोरी नहीं बताऊंगा इसमें क्या क्या है, बट जस्ट लिखो अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पन्ननी ने। ठीक है, पन्ननी ने अष्टाध्यायी लिखी हुई है। ठीक है, महाभाष्य, इंपॉर्टेंट बुक, महाभाष्य। महाभाष्य जो है ये सारी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको लिखवाऊंगा ये लिखी है पतंजलि ने। ठीक है, पतंजलि ने, रामदेव से याद कर लो, पतंजलि ने महाभाष्य लिखी है। ठीक है, राजतरंगिणी किसने लिखी है? आप सबको आनी चाहिए, अगर नहीं आती है फिर कोई फायदा नहीं इस एग्जाम की तैयारी करने का। राजतरंगिणी कश्मीर के रूलर्स की कहानी,
कल्हाना ने लिखी है। किसने लिखी है? कल्हाना। कितनी होगी? 3। अष्टाध्यायी पन्ननी 4 हो गया। अष्टाध्यायी पन्ननी, महाभाष्य पतंजलि, राजतरंगिणी कल्हाना और पंचतंत्र विष्णु शर्मा। ठीक है। उसके बाद इस मुद्र राक्षसा, मुद्र राक्षसा, मुद्र राक्षसा जो है राक्षसा, ये किसने लिखी है? विशाखा दत्त ने। किसने लिखी है? विशाख दत्त ने। अभी आप बोलोगे ना सर तो ऐसे ही लिखा रहे हैं, ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, कौन ही पूछेगा? अभी वेट करो, 3-4 क्वेश्चंस के बाद एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपको समझ आ जाएगा कि जो मैं चीजें लिखवा रहा हूं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। मुद्र राक्षसा जो बुक है ये किसने लिखी है? विशाखा दत्ता ने। ठीक है। बुद्ध चरित्र, बुद्धा के चरित्र को किसने लिखा था? बुद्ध चरित्र जिसे कहते हैं, बुद्धा के चरित्र को लिखा था अश्वघोष ने। किसने लिखा था? अश्वघोष। यार स्पेलिंग वगैरह में नहीं जाना, आपको पेपर में टिक ही मारना है, तो थोड़ा बहुत भी आइडिया हुआ तो मार लोगे, रट लो इसको। बुद्ध चरित्र किसने लिखा था? अश्वघोष ने। ठीक है। कालिदास की बुक है इंपॉर्टेंट, अभिज्ञान, अभिज्ञान शकुंतलम। इसको तो रट ही लो और ये आपको पता भी होगा। अभिज्ञान शकुंतलम ये किसने लिखी हुई है? कालिदास ने। बहुत इंपॉर्टेंट बुक कालिदास। और कालिदास का मुझे ये बताओ ये किसके टाइम पे थे? कालिदास किसके टाइम पे थे ये बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। अभी वीडियो पॉज करो, गूगल में देख के बताओ। जैसे ये पूछ गया ना कि पंचतंत्र किसके टाइम में लिखी गई, अगली बार पूछ लेगा कालिदास किसके टाइम पे थे, किसके टेनवर में थे। अभी जहाँ शकुंतलम इन्होंने लिखी हुई है, बट किसके टाइम पे थे ये आपने मुझे बताना है। ठीक है। नेक्स्ट बुक इज सूर्य सिद्धांता, सूर्य सिद्धांता। सूर्य सिद्धांता जो बुक है वो किसने लिखी है? सूर्य सिद्धांता बुक लिखी है आर्यभट्टा ने। किसने लिखी है? आर्यभट्टा ने। याद रखना आर्यभट्टा 0, तो सूर्य सिद्धांता भी इन्होंने लिखी है और आर्यभट्टिया भी इन्होंने लिखी है। आर्यभट्टा या आर्यभट्टिया जो बुक है एक, वो भी इन्होंने ही लिखी है। ठीक है। ये 2 बुकें आर्यभट्टा की आप याद रखोगे। ठीक है। इंडिका बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मैगस्थीन्स ने लिखी है। किसने लिखी है? मैगस्थीन्स ने लिखी है। एक और क्वेश्चन देता हूं, मैगस्थीन किसके कोर्ट पोएट थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना पूछा जाएगा, किसी ना किसी एग्जाम में रिसेंट अभी जो आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। मैगस्थीन किसके कोर्ट पोएट थे? तो मैगस्थीन ने बुक लिखी है इंडिका, ये याद कर लो। ठीक है। अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट किताब, अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अब आप बोलोगे सर आप तो बोल बोल के सारी इंपॉर्टेंट करें, क्या करो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने नियर अबाउट 100 देखी थी, उनमें से आपके लिए ये निकाली है। ठीक है। तो आप सोच लो कि ये कितनी इंपॉर्टेंस होंगी, इससे भी कुछ और भी होंगी, बट ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी। तो अभी तक मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, फिर 3-4 और रहेगी वो भी लिखवा दूंगा। अष्टाध्यायी बुक का नाम है पन्ननी ने लिखी है। अष्टाध्यायी पन्ननी, अष्टाध्यायी पन्ननी 2-3 बार मेरे साथ बोलो। ठीक है यार, साथ साथ रिपीट करो, ये चीज़ें तो रटनी है। अब यहाँ पर तो कोई कंसेप्ट नहीं है जो मैं आपको समझाऊंगा, तो मेरे साथ बोलो अष्टाध्यायी पन्ननी। अष्टाध्यायी पन्ननी की बुक है महाभाष्य पतंजलि, महाभाष्य पतंजलि। ठीक है। महाभाष्य। राजतरंगिणी कल्हाना आपको आती है। मुद्र राक्षसा विशाखा दत्त। ठीक है। विशाखा किसी का नाम याद कर लो और वो राक्षस है। विशाखा दत्त मुद्र राक्षसा। बुद्ध का चरित्र अश्वघोष, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखी है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, तो शकुंतला को कालिदास से रिलेट कर लो, शकुंतला और कालिदास ऐसे कर लो। ठीक है। सूर्य आर्यभट्ट, सूर्य को सूर्य 0 की शेप में बना लो उसको और आर्यभट्टा से याद कर लो, और आर्यभट्टिका भी इसने लिखी हुई है। इंडिका मैगस्थीन बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, और मैगस्थीन किसके कोर्ट पोएट है आपने मुझे बताना है। अर्थशास्त्र लिखी है कौटिल्य ने, अर्थशास्त्र कौटिल्य, ये तो आप सबको पता है, इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट इज ए होल प्रशस्ति, ए होल प्रशस्ति इंपॉर्टेंट बुक है रवि कीर्ति। और एक बार अभी एग्जाम में, रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था कि रवि कीर्ति किसके कोर्ट पोएट है। भाई जो ये मैं कोर्ट पोएट पूछ रहा हूं ना, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे रवि कीर्ति किसके कोर्ट पोएट है। ये अभी जेकेएसएसबी ने किसी एग्जाम में पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा, रवि कीर्ति किसके कोर्ट पोएट है। तो मैगस्थीन भी पूछा है, रवि कीर्ति भी पूछा है, और मैंने आपको किसके बारे, कालिदास के बारे में पूछा। तो ये आपने मुझे 2-3 बतानी है। ठीक है। इतनी कर लो, और एक और बुक लास्ट लिख लो, उसके बाद नहीं करूंगा, ज्यादा तंग नहीं करूंगा। एक तो हर्षा चरित्र, हर्षा का चरित्र, रत्नावली, रत्नावली, ये दोनों बुक, और कटम्बाई भी है, बट ये दोनों बुक आप याद करो किसने लिखी है, हर्षवर्धना ने, हर्षवर्धना ने। ठीक है। हर्षवर्धन ने लिखी है। हर्षा चरित्र और रत्नावली किसने लिखी है, हर्षवर्धन ने। तो इतनी बुक्स आपने याद रखनी है। सर आपने तो बहुत सी बुक करवा दी, एक बार रिवाइज करवा दो। अष्टाध्यायी पन्ननी ने, महाभाष्य पतंजलि ने, राजतरंगिणी कल्हाना ने, मुद्र राक्षसा विशाखा दत्त ने, बुद्ध के चरित्र अश्वघोष ने लिखी है। अभी जो शकुंतला किससे याद कराया था, कालिदास से रिलेट करो। सूर्य भगवान आर्यभट्टा से याद करो। इंडिका मैगस्थीन से याद करो। ठीक है। अर्थशास्त्र कौटिल्य से रिलेट करो। ए होल प्रशस्ति रवि कीर्ति से क्रिएट करो। ठीक है। अभी मैं आपको ना एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। एक बार मैं पढ़ा रहा था कोई लेक्चर अपना, तो मैंने सन को बोला, आई थिंक एक बार मैं पढ़ा था सन, हाँ मैं सन पढ़ा था, मैंने सन को सूर्यदेव बोला, और एक किसी का कमेंट आया था कि सर आप ऐसे माइथोलॉजिकल क्रिएट करते हो, ये सारा साइंस है, इसको रिलेट मत करा करो। उन्होंने मुझे ब्लैक होल का कंसेप्ट वहाँ पर बताया था। ठीक है।
तो अभी मैं मतलब उस पर कमेंट नहीं करूंगा, बट अगर आप अगर आप आज कोई बच्चा वो मेरी वीडियो देख रहा है, पता नहीं पहले ही था बट अभी है या नहीं है, मैं आपको एक चीज़ पूछूंगा। देखो जो ब्लैक होल है ना, ब्लैक होल की अगर आप बात करते हो, ब्लैक होल में एक चीज़ आती है सिंगुलैरिटी। अभी तक कोई भी साइंटिस्ट जो है वो सिंगुलैरिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, ठीक है। तो बेसिकली साइंटिस्ट सिंगुलैरिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गॉड की एग्जिस्टेंस है। तो गॉड की एग्जिस्टेंस मान के चला करो। गॉड, आई एम ऑल्सो अ साइंस स्टूडेंट, ठीक है, मैं एमएससी हूँ तो साइंसेज में पढ़ा हूँ, मुझे पता है बेसिकली ब्लैक होल ये सब नॉलेज है। बट द थिंग इज दैट गॉड डू एग्जिस्ट, तो मतलब ऐसा मिथोलॉजिकल नहीं है कुछ, तो गॉड पे थोड़ा विश्वास आपको होना चाहिए। दैट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन टू बिकम अ गुड पर्सन। तो जस्ट एग्जाम क्वालिफाइंग इज नॉट द और अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट गोल कुछ और है, तो इन चीज़ों को भी आपने ध्यान में रखना है। तो हम टॉपिक से भटक रहे हैं, वापस टॉपिक में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। अब थोड़ा ज्योग्राफी की तरफ मूव करते हैं। ज्योग्राफी का आपका क्वेश्चन है, द हाइएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया इज। देखो जो हाईएस्ट पीक है, सबसे बड़ी, सबसे ऊंची जो चोटी है हिमालयस की इंडिया में, ऐसे तो हिमालयस की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, आप सबको पता है, बट माउंट एवरेस्ट इंडिया में थोड़ी, कहाँ पर है, नेपाल में है, ठीक है। अब पूछा इंडिया के कौन से, देखो यहाँ पर भी कंफ्यूजन है। अब मुझे नहीं पता जेकेएसएसबी ने इसका आंसर क्या दिया था, बट मैं आपको बता देता हूँ, दोनों एस्पेक्ट इसके कवर करवा देता हूँ। देखो इसमें दोनों वो ऑप्शंस हैं जो आ सकते हैं, एक तो उत्तर प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर या हिमाचल प्रदेश, तो कुछ भी आंसर हो सकता है। अब मुझे नहीं पता जेकेएसएसबी ने इसका क्या आंसर मार्क करा, बट मैं आपको बता दूं। देखो अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में अगर मैं पीओके में बात करूं ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला जो रीजन है, उसमें एक माउंटेन है K2 जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन, K2 या गॉडविन ऑस्टिन जिसे कहते हैं। माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरे नंबर पे हिमालय की सबसे बड़ी पीक यही है, ये पड़ती है पीओके में। अब इसको कश्मीर में कंसीडर किया गया नहीं किया गया मुझे नहीं पता, बट हिमालयस के अगर हम बात करें, ध्यान से सुनो यार, इसमें ना कोई भी ऐसा वो मत पॉलिटिक्स नहीं घुसाना यहाँ पर। मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ, मेरा काम है आपको पढ़ाना, मुझे आपको सारे फैक्ट यहाँ पर बताने हैं, मुझे पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। आपको पढ़ना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है और पॉलिटिक्स से दूर रहना है। मेरे कहने का पॉइंट ये है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में, उसके बाद अगर मैं पीओके को कंसीडर करूं तो K2 जो है हाईएस्ट पीक है इंडिया की। अगर मैं पीओके को कंसीडर नहीं करता हूं तो सिक्किम की कंचनजुंगा हाईएस्ट है, मतलब कंचनजुंगा K2 से छोटी है, बट अगर मैं पीओके के कंसीडर नहीं कर रहा हूं तो हाईएस्ट पीक कौन सी आ जाएगी, इंडिया की कंचनजुंगा। अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं तो हाईएस्ट पीक कौन सी आ जाएगी, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। अब मुझे नहीं पता जेकेएसएसबी ने क्या कंसीडर करा था, मेरा काम था आपको दोनों एस्पेक्ट बता देना। अगर आपके ऑप्शन में कश्मीर ही हुआ, सिक्किम हुआ ही नहीं, फिर क्या करोगे, या सिक्किम हुआ कश्मीर हुआ ही नहीं, फिर क्या करोगे। तो मेरे को दोनों एस्पेक्ट बताए थे, मैंने आपको कवर करवा दिए, ठीक है। और ये जो इंपॉर्टेंट पीक्स है ना सारी, ये सारी ग्रेटर हिमालयस का पार्ट है। सर ये ग्रेटर हिमालयस क्या है, तो कल वाले लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया था, एक बार फिर यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ। ये जम्मू कश्मीर वाला और लद्दाख वाला अगर रीजन है तो सबसे ऊपर वी हैव ट्रांस हिमालय, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और यंस्कर, ये तीन रेंजेस हैं, काराकोरम, लद्दाख और यंस्कर। ये तीनों किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालयस का। किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय, मतलब हिमालयस को क्रॉस करके आती है। उसके बाद वी हैव ग्रेट हिमालय, जो यहाँ पर नंगा पर्वत से स्टार्ट होती है, नंगा पर्वत से आगे अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा तक जाती है। दीज आर ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय, हिमालय तीन में पार्ट की डिवाइड किया, ग्रेट हिमालय, उसके बाद वी है मिडल हिमालय जिसमें हमारी पीर पंजाल रेंज वगैरह आ जाती है, धौलाधर, उसके बाद आउटर हिमालय जिसको हम शिवालिक्स बोलते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी पढ़ा दिया, वापस रिवाइज करवाता हूँ। ट्रांस हिमालयस में काराकोरम, लद्दाख, यंस्कर, सीक्वेंस भी आपको याद करवाया हुआ यार, ये कल वाला लेक्चर देख लेना। उसके बाद अगर हम हिमालयस की बात करें, सबसे ऊपर ग्रेट हिमालयस। ग्रेट हिमालयस के डिफरेंट नेम्स हैं, पूछ सकते हैं एग्जाम में। इनर हिमालयस किसको बोला जाता है, ग्रेट हिमालयस को। हिमाद्री किसको बोला जाता है, ग्रेट हिमालयस को, ठीक है। तो ग्रेट हिमालयस आगे सबसे ऊपर, इनमें ही ये सारे पर्वत हैं। उसके बाद मिडल हिमालय जो है, मिडल हिमालय को लेसर हिमालयस भी बोला जाता है। इसमें ये हमारी पीर पंजाल रेंज जो है, पीर पंजाल रेंज या आगे धौलाधर रेंज, ये सारी इसमें आ जाए। और आउटर हिमालयस को हम बोलते हैं शिवालिक्स। आउटर हिमालयस का दूसरा नाम है शिवालिक्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, इसमें दोनों एस्पेक्ट मैंने आपको बता दिए। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ ख्याल एंड तराना स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में दो स्टाइल हैं, ख्याल स्टाइल और तराना स्टाइल जो है, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट द राइट वे। इनके ओरिजिनेटर किसको माना जाता है, ठीक है। नियामत खान, मोहम्मद शाह रंगीले, अमीर खुसरो या तानसेन। तो किसको माना जाता है कि जिन्होंने ओरिजिनेट करा था, जिन्होंने स्टार्ट करा था ख्याल और तराना स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। पहले तो आप खुद इसका आंसर मार्क करो। देखो इस क्वेश्चन का अप्रोप्रिएट आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने ये लाया था। देखो अमीर खुसरो की बात करें, इनको फादर ऑफ कव्वाली भी बोलते हैं। अगली बार एग्जाम में पूछ लिया फादर ऑफ कव्वाली किसे कहते हैं, तो अमीर खुसरो पे ही आप इसका आंसर मार्क करोगे, ठीक है। ये मेनली जो अपनी पोइट्री लिखते थे पर्शियन लैंग्वेज में लिखते थे। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है अमीर खुसरो किसके कोर्ट पोएट थे,
ये भी बताना है, ठीक है। और इनका एक और पॉइंट भी आपको बता देता हूँ, ये डिसाइपल थे बेसिकली। डिसाइपल मतलब होते हैं ना, कोई एक साधु होता है तो उसके आगे जो चेले होते हैं, तो ये बेसिकली डिसाइपल किसके थे? निज़ामुद्दीन औलिया के। किसके थे? निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है। इनके ये क्या थे? डिसाइपल थे। जो भी चीज़ें साथ साथ लिखवा रहा हूँ ना वो याद कर लो। अमीर खुसरो, इनको फादर ऑफ कव्वाली भी बोल जाता है, पर्शियन में लिखते थे। और अमीर खुसरो किसके कोर्ट पोइट थे? ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किसके टाइम पे थे ये। और ये किसके डिसाइपल थे? बेसिकली निज़ामुद्दीन औलिया के थे। ये चीज़ भी आप याद कर सकते हो। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट नाम मुझे दिख रहा है, तानसेन। इनके रिलेटेड भी, इनका भी बहुत बड़ा नाम है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा रहा है। ये अकबर के टाइम, अकबर के पोइट भी थे, अकबर के कोर्ट पोइट भी बोला जाता है इनको, अकबर के कोर्ट पोइट भी थे। देखो तो तानसेन बेसिकली, देखो ध्यान से सुनो, तानसेन 2 पर्सन के कोर्ट पोइट थे। एक तो राजा रामचंद्र सिंह, राजा रामचंद्र सिंह, ठीक है। और दूसरा तानसेन किसके कोर्ट पे थे? अकबर के कोर्ट में भी थे, अकबर के कोर्ट में, ठीक है। अब आप बेसिकली इनका नाम मियां तानसेन था। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि तानसेन नाम इनका किसने रखा? अकबर ने रखा, तो वो गलत होगा। इनका नाम तानसेन अकबर के कोर्ट पोइट थे, ये मैं मानता हूं, बट अकबर ने इनका नाम तानसेन नहीं रखा था। तो एग्जाम में पूछा जाता है इनका नाम तानसेन किसने रखा है, तो वहां पर अकबर भी ऑप्शन होगा, अकबर मत मार्क करना। तो क्या हो गया? राजा विक्रमजीत। किसने रखा था? राजा विक्रमजीत ने। वो कहाँ के थे? ग्वालियर के। तो ये नहीं याद करो कहाँ के थे, बस इतना याद रखो कि राजा विक्रमजीत जो थे उन्होंने इनका नाम तानसेन रखा था, अकबर ने नहीं रखा था। अकबर के कोर्ट पोइट थे, राजा रामचंद्र सिंह के भी थे, बट इनका नाम जो तानसेन है वो राजा विक्रमजीत ने रखा था। ये पॉइंट आपने याद रखा। इन्होंने बेसिकली ध्रुपद स्टाइल, जैसे यहाँ पर इन्होंने ख्याल और तराना या स्टाइल जो है अमीर खुसरो के साथ एसोसिएटेड है, तो तानसेन के साथ कौन सा एसोसिएटेड है? ध्रुपद स्टाइल, ध्रुपद स्टाइल ऑफ सिंगिंग। ध्रुपद स्टाइल ऑफ सिंगिंग किसके साथ एसोसिएटेड है? तानसेन के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। सर समझ आ गया, हमें कुछ नहीं भूलेगा। हमने अभी पढ़ा अमीर खुसरो को फादर ऑफ कव्वाली भी कहते हैं, पर्शियन लैंग्वेज में लिखते थे और डिसाइपल थे निज़ामुद्दीन औलिया के। सर हमने पढ़ा तानसेन के बारे में। तानसेन का जो नामकरण है तानसेन, वो किसने करा था? राजा विक्रमजीत ने, अकबर ने नहीं करा था। ध्रुपद स्टाइल इनका फेमस है, ये चीज़ सर हम नहीं भूलेंगे, आप बार बार रिवाइज मत कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? तो फिजिकल पॉलिटिकल डिवीजन का क्वेश्चन है। इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसकी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है? सबसे बड़ी कोस्ट लाइन की बात कर रहा है, छोटी भी पूछ सकता है। छोटी स्टेट की कोस्ट लाइन किसकी है? गोवा की, ये तो आप सबको पता है। बड़ी किसकी है? सबसे बड़ी जो है कोस्ट लाइन कौन सी स्टेट की? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोस्ट लाइन वाली स्टेट्स कितनी हैं, ठीक है। इंडिया की कितनी स्टेट्स हैं जो कोस्ट लाइन पे, मतलब जो हमारे, चाहे वो बे ऑफ बंगाल अरेबियन से उनको सर टच करते हैं, तो कितनी है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो कितनी है? 9 है। सर हम रटेंगे नहीं, हम मैप से याद करेंगे। मैप से याद करेंगे, हमारे लिए ईजी हो जाएगा। हम मैप बनाएंगे, पूरा इंडिया का मैप बनाएंगे। सर क्या जरूरत है पूरे इंडिया का मैप बनाने की? सर हम इंडिया का आधा मैप बना के भी समझ सकते हैं इसको, ठीक है। आधे मैप से समझेंगे। नीचे वाला पोर्शन देखो, सबसे ऊपर ये आ गया हमारे पास गुजरात, ठीक है। राजस्थान पानी के साथ लगता है? नहीं लगता है। राजस्थान नहीं लगता है, राजस्थान नहीं लगता है, ये याद रखना। राजस्थान कोस्ट लाइन नहीं है, स्टेट नहीं है। उसके बाद वही है महाराष्ट्र। गुजरात के बाद वही है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वी हैव गोवा। गोवा सबसे स्मॉलेस्ट है जिसकी कोस्ट लाइन है। गोवा कौन सी हुई अभी तक? गुजरात लगता है पानी के साथ, महाराष्ट्र लगता है, महाराष्ट्र के साथ आ गया गोवा भी हमारा लगता है। गोवा के नीचे क्या आ जाता है? कर्नाटका वाला एरिया, कर्नाटका। और सबसे नीचे आ गया केरला, ये आ गए वेस्टर्न। आपको एग्जाम में देखो, मैंने मैप इसलिए नहीं बताया कि आप सिर्फ याद कर लो ये कौन से, मैंने इसलिए बताया कि आपको ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ये सारे किसके साथ टच करते हैं? वेस्टर्न घाट के, वेस्टर्न हमारा जो वेस्टर्न रिवर है ये उसके साथ टच करते हैं। वेस्टर्न साइड क्या है? अरेबियन सी। वेस्टर्न साइड क्या है? अरेबियन सी। ये सारे अरेबियन सी को टच करती हैं। हमारी इंडियन स्टेट अरेबियन सी को कौन कौन सी टच करती हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। और यहाँ पर नीचे तमिलनाडु भी टच करता है। तमिलनाडु अरेबियन सी को भी टच करता है, याद रखना। और बे ऑफ बंगाल को भी टच करता है, बे ऑफ बंगाल को भी टच करता है, ठीक है। उसके बाद इधर से स्टार्ट करते हैं, केरला के इधर क्या आ गया? तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर क्या आ गया सर? हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर तेलंगाना है, बट वो टच नहीं करता है। तेलंगाना इज नॉट अ कोस्ट लाइन स्टेट, ठीक है। आंध्र प्रदेश के ऊपर कौन सी स्टेट है? ओडिशा। ओडिशा टच करता है। ओडिशा के बाद हमारा आ गया वेस्ट बंगाल। तो कितनी होगी टोटल? 9 स्टेट। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। दीज आर द 9 स्टेट जो इंडिया की कोस्ट लाइन स्टेट है। इनमें से सबसे ज्यादा लैंड जो है वाटर के साथ किसकी लैंड टच होती है? गुजरात की। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गुजरात की सबसे ज्यादा जो है वो कोस्ट लाइन है। जी फॉर गुजरात सबसे बड़ी कोस्ट लाइन, सबसे छोटी गोवा की। कौन कौन अरेबियन सी को टच करता है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एज वेल। और राइट साइड में अगर बात करें बे ऑफ बंगाल को कौन टच करता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल।
आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं है। अगर मैं इन टर्म्स बात करूँ, नंबर्स की टर्म्स में बात करूँ, तो टोटल 7516.6 किलोमीटर इंडिया की कोस्ट लाइन है, 7516.6 किलोमीटर। कोई नहीं पूछेगा, वैसे फैक्चुअल है, जेकेएसएस भी पूछ भी सकती है यार, देख लेना एक बार। अब इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन, देखो फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन में मैं एक और लेक्चर लाऊंगा आपको रिवाइज करवाने के लिए चीज़ें, बट आपको ये पता होना चाहिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर आपको मैं पूछूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया की कितनी स्टेट्स को क्रॉस करता है, ये कितनी स्टेट को क्रॉस करता है? देखो मैप तो मैंने मिटा दिया, बट मैं फिर सीक्वेंस में बताता हूँ, वेस्ट से ईस्ट बता देता हूँ, वापस मैप नहीं बताऊंगा, वेस्ट से ईस्ट। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री टॉपिक ऑफ कैंसर जो लैटिट्यूड है, 23.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है, टॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कहते हैं, वो इंडिया की कौन कौन सी स्टेट से पास होता है, ठीक है। तो वेस्ट से स्टार्ट करूंगा, गुजरात से पास होता है, गुजरात के बाद राजस्थान से होता है, ठीक है, गुजरात के बाद राजस्थान से होता है, वेस्ट से ईस्ट जा रहा हूँ, गुजरात से होता है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में नहीं होता है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में होता है, किस में होता है? छत्तीसगढ़ में होता है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में होता है, उड़ीसा में नहीं होता है, किस में होता है? झारखंड में होता है, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल को टच करता है, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट त्रिपुरा और मिजोरम को टच करता है। कितने हो गए? 2 ही हो गए, 2 4, 2 6, 2 8, तो 8 स्टेट से टॉपिक ऑफ कैंसर हमारा पास होता है। 9 स्टेट्स जो हैं हमारी वो कोस्ट लाइन स्टेट्स हैं, ये चीज़ें याद कर लो, ठीक है। अब मेरे को तो पता है कौन कौन से, तो मैं उस टाइम गिन भी लूंगा। अगर आपको नहीं याद है तो आपको क्या करना है, आपको याद रखनी है 8 हमारी टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है और 9 ऐसी हैं जो कोस्ट लाइन है। कौन सी 8 हैं? वेस्ट से स्टार्ट करेंगे सर, मैप सामने रखेंगे, जब भी फिजिकल पॉलिटिकल डिवीजन करेंगे मैप सामने रखेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आपको क्वेश्चन नंबर 7 की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो अवर क्वेश्चन नंबर 8 इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। देखो यार इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल्स है ना डिफरेंट स्टेट्स के, वो आपने याद करके जाने। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन सी स्टेट का है? असम में, मिजोरम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में। जब मैंने कल्चरल टॉपिक पढ़ाया था, ये बहुत बार आपको रिवाइज करवाया था, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो किस स्टेट का एसोसिएटेड है? नागालैंड के साथ। बिल्कुल बात बोलना, हॉर्नबिल फेस्टिवल किसके साथ एसोसिएटेड है? नागालैंड के साथ। थोड़े ये अभी जो है लंबे क्वेश्चंस हैं, इसके बाद वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं की रेप्लिका होंगे, तो वो जल्दी निकल जाएंगे। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के साथ एसोसिएटेड है। सर अब हॉर्नबिल ही थोड़ी याद करेंगे, उसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। नागालैंड का हमने एक तो हॉर्नबिल फेस्टिवल देख लिया, उसके बाद नागालैंड के और देख लेते हैं। नागालैंड में सिर्फ ये नहीं है, नागालैंड के और भी हैं। फॉर एग्जांपल एक ओलिंगा फेस्टिवल है, ओलिंगा फेस्टिवल है, हॉर्नबिल के साथ ओलिंगा भी याद कर लो, ये भी नागालैंड में है। ये कोन्याक ट्राइब जो है, कोन्याक ट्राइब रहने दो, बस इतना याद कर लो, कोन्याक ट्राइब जो है ओलिंगा फेस्टिवल नागालैंड में मनाती है। एक मोत्सू फेस्टिवल है, कौन सा है? मोआत्सू, ये भी याद कर लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ओलिंगा से भी मोत्सू इंपॉर्टेंट है। मोत्सू ओ ट्राइब जो है ये करती है परफॉर्म, ये भी नागालैंड का। हॉर्नबिल, मोत्सू, ये दोनों नागालैंड के याद कर लेना। हॉर्नबिल, मोत्सू दोनों। कई बार क्या होता है एक से ज़्यादा स्टेट्स में भी होते हैं, बट एक स्टेट में ज़्यादातर परफॉर्म होता है। मोत्सू और हॉर्नबिल कहाँ का है? नागालैंड का, ये आपने याद कर लिया। सर हम इसे नहीं बोलेंगे। असम का बहुत इंपॉर्टेंट, असम की बात करें अगर हम असम पे मूव करते हैं, देखो नॉर्थ ईस्ट वाले ज़्यादातर पूछते हैं। असम में बिहू डांस, बिहू डांस, बिहू फेस्टिवल जो है असम का है। मजूली फेस्टिवल, मजूली आइलैंड कहाँ पर है? असम में है। मजूली आइलैंड असम है, इसलिए मजूली फेस्टिवल भी कहाँ पर है? असम में। सबसे इंपॉर्टेंट अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला असम के गुवाहाटी में है ना, अंबुबाची मेला, ठीक है। अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला जो है वो कहाँ पर है? असम में सेलिब्रेट किया जाता है, कामाख्या देवी टेम्पल में ये सेलिब्रेट किया जाता है अंबुबाची मेला, ठीक है। असम की अगर हम बात करें, बिहू, मजूली, अंबुबाची, यार तीनों याद हो। असम बिहू कर लो याद, मजूली आइलैंड है वहां पर, ये भी याद कर रहे हैं, एग्जाम में पूछ रहे हैं मजूली आइलैंड कहाँ पर है। देन अंबुबाची मेला, वहां पर कामाख्या देवी मंदिर है, शक्तिपीठ जो है, तो वो भी असम में है, तो ये भी हमें याद हो गया सर, असम के हमें याद हो गया। अब असम को छोड़ो सर, और बताओ। साउथ में चले 2 मिनट, साउथ में केरला, केरला ओनम, ये तो सबको आता है, केरला का ओनम, बच्चे थे तब से पढ़ते आए। ओनम कहाँ पर है? केरला में है, बट एग्जाम में भूल जाता है, ठीक है। इसी तरह एक और इसके साथ चीज़ बता देता हूँ, देखो एक है कुमारकम बोट रेस, कुमारकम बोट रेस, ये बेसिकली एक बोट रेस होती है। कुमारकम बोट रेस किसे कहते हैं? ये एक बोट रेस होती है। ये कहाँ पर होती है? वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड लेक कहाँ पर है सर? केरला में है। वेम्बनाड लेक, ओनम फेस्टिवल के टाइम में ही वेम्बनाड लेक में एक क्या होती है, एक बेसिकली बोट रेस होती है जिसका नाम है कुमारकम बोट रेस। आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, वैसे आपके सिलेबस में रिवर्स लेक नहीं है, बट फिर भी आंसर दे देना। लॉन्गेस्ट जो लेक है वो कौन सी है, ठीक है। लॉन्गेस्ट लेक जो है कौन सी है इंडिया की, ये आपने मुझे बताना, ठीक है। कुंभकम बोट रेस कहाँ पर है?
वेम्बनाड लेक में होती है, ओणम फेस्टिवल के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा जो है, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल, ऐसे तो बहुत जगह मनाई जाती है बट वेस्ट बंगाल की फेमस है, तो दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल से याद कर लो। एक लोसर फेस्टिवल होता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ये बेसिकली लद्दाखीज का फेस्टिवल मान सकते हो। अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन हो गया, लद्दाख वाला रीजन हो गया, कहीं हद तक हिमाचल प्रदेश वगैरह में भी ये लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इज वंगला डांस या वंगला फेस्टिवल जो है ये मेघालय का है, ये याद कर लेना, मेघालय का है वंगला फेस्टिवल या वंगला डांस। ठीक है, ये आपने याद रखना है, वंगला या वंगला डांस है कहाँ का है, मेघालय का। एक ना अरुणाचल प्रदेश का भी पूछ लेता, अरुणाचल प्रदेश का एक द्री फेस्टिवल, द्री फेस्टिवल, एक म्योको फेस्टिवल, म्योको फेस्टिवल, द्री फेस्टिवल जो है अपतानी ट्राइब करती है, अपतानी ट्राइब द्री फेस्टिवल करते हो म्योको। ठीक है, ये आपने याद रखना अरुणाचल प्रदेश का। इसके साथ बाकी मैंने वहां पे पढ़ाए थे जो इंपॉर्टेंट थे, अभी फिलहाल आप इतना याद कर लो। क्या क्या देखा हमने, नागालैंड में देखा मोआत्सू, मोआत्सू कहाँ पर देखा, नागालैंड में। हॉर्नबिल कहाँ देखा, नागालैंड में। असम में कौन से देखे, बिहू, मजूली, अंबुबाची। ओनम कहाँ पर देखा, केरला में। दुर्गा पूजा देख ली वेस्ट बंगाल में। वांगला डांस देख लिया मेघालय का। लोसर फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख वगैरह वाले रीजन में। और अरुणाचल के मैंने द्री और म्योको आपको बता ही दिया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 आया ना, हु रोट मुद्राक्षसा, अभी बताया, इसको तो आंसर खुद ही करो। मुद्राक्षसा जो है किसने लिखी है, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्यजीत राय, विशाखा दत्त या कालिदास। कालिदास ने शकुंतला, कालिदास के साथ शकुंतला पढ़ाया था, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, ये विशाखा दत्त ने लिखी है। बेसिकली जो मुद्र राक्षसा है ये किसने लिखा है, विशाखा दत्त ने। अभी बताया था मैंने आपको, मैंने बोला था विशाखा राक्षस, ऐसे रिलेट करो। अब किसी का नाम विशाखा हो मुझे कमेंट सेक्शन में, या अभी कुछ नहीं सुनाना, बेसिकली मुझे याद करवाने के लिए आपको बताना पड़ा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। द बुद्धिस्ट साइट, बुद्धिस्ट की साइट है वैशाली, नालंदा, आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मैंने अभी आपको ऊपर एक क्वेश्चन में क्या पढ़ाया था जब मैं बुद्धिज्म पढ़ा रहा था, कि बोध गया कहाँ पर है, बिहार में। आपको ये पूछ लिया ना, अगली बार बोध गया पूछ ले फिर। तो बेसिकली बुद्धिस्ट साइट है वैशाली और नालंदा, ये कहाँ पर है हमें बताना है। ठीक है, ये बिहार में है, ये ओडिशा में है, ये छत्तीसगढ़ में है, असम में है। तो बेसिकली ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम के साथ इतना बुद्धिस्ट रिलेटेड ही नहीं है, तो बेसिकली ये बिहार में। बुद्धिज्म मेनली यूपी बिहार वाले रीजन में ज़्यादा था। ठीक है, तो बिहार जो और मध्य प्रदेश, बिहार में है हमारा वैशाली और नालंदा, ये पॉइंट आपने याद रखना, बुद्धिज्म के साथ रिलेटेड है। देखो एक और बता देता हूँ, जैसे सारनाथ है, ये भी इंपॉर्टेंट प्लेस है बुद्धिज्म रिलेटेड, ये यूपी में है। सारनाथ कहाँ पर है, यूपी में। एक बुद्धिज्म जो है इंपॉर्टेंट स्तूपा है, सांची स्तूपा, स्तूपास बनते थे बुद्धिज्म में जहाँ पे बुद्धा के रिलिक्स रखे जाते थे, अवशेष बुद्धा के रखे जाते थे। ठीक है, तो सांची स्तूपा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। सांची स्तूपा मध्य प्रदेश की रायचूर डिस्ट्रिक्ट में है, इतना नहीं याद रखना, मध्य प्रदेश में, स्टेट याद कर लो। सरनाथ कहाँ पर है, यूपी में। एक आपको पूछेगा कुशीनगर, क्यों पूछेगा, कुशीनगर वो जगह थी जहां पर बुद्धा ने महापरियाना किया था। महापरियाना का मतलब जहां पर डेथ हुई थी बुद्धा की। डेथ वर्ड इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर बुद्धा, बट आपको समझाने के लिए बताया, महापरिनिर्वाणा जो है बुद्धा का कहां पर हुआ था, कुशीनगर में। कुशीनगर में, कुशीनगर कहां पर है, यूपी में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म की जगह मैंने आपको बता दी। बोध गया पिपल ट्री के नीचे, बुद्धिज्म, बुद्धा को इनलाइटमेंट मिला था, इसलिए उसको बोला जाता है, कहां पर है वो, बिहार में बेसिकली। वैशाली नालंदा भी अभी इसने बता दिया, बिहार में क्वेश्चन में। ठीक है, सारनाथ यूपी में, सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में। कुशीनगर कहां पर है, कुशीनगर हमारा कहां पर है, बेसिकली कुशीनगर हमारा है यूपी में। ठीक है, देखो ध्यान से, मतलब जब भी लेक्चर पढ़ते हो कंसंट्रेशन में पढ़ा करो। कई बार ना ऐसे, कई बार एक सेकंड के लिए मेरी भी कंसंट्रेशन खराब हुई थी कल वाले लेक्चर में, तो पता नहीं मैंने कहीं पर मनाली बोल दिया, वहां पर मंडी आता था। ठीक है, बेसिकली पास की बात हो रही है, तो बाद में मैंने उसको रेक्टिफाई करा था, कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया था वो कमेंट। तो कई बार ऐसे हो जाता, तो कंसंट्रेशन से लेक्चर पढ़ा करो। ठीक है, तो जितनी आप कंसंट्रेशन रखोगे तो चीज़ें आपकी आगे पीछे नहीं जाएंगी। 11th क्वेश्चन आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना, ये आपके लिए होमवर्क है। क्यों होमवर्क है, सर ने इंडियन पॉलिटी वाले कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत लेक्चर आपको पढ़ाए हुए हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जब मैं आपका सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो इनमें से कौन सा फीचर नहीं है इंडिया के फेडरल सिस्टम का, यह आपने मुझे बताना। बाई कैमरलिज्म, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सिंगल टियर गवर्नमेंट, या नन ऑफ दैट। जब मैंने सेलिएंट फीचर पढ़ाए थे, ये सारों के मतलब मैंने आपको पढ़ाया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करोगे। ठीक है, सर बैटल ऑफ पानीपत किस लिए पढ़ा रहे थे, वो तो इंपॉर्टेंट ही नहीं थी। सर बैटल ऑफ पानीपत तो इंपॉर्टेंट ही नहीं थी, आप किस लिए पढ़ा रहे थे, इसीलिए पढ़ा रहा था। क्वेश्चन देखो, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट ड्यूरिंग द रीन ऑफ, किसके टाइम में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई। अब अगली बार पता क्या पूछेगा, थर्ड बैटल या फर्स्ट बैटल पूछेगा, किसके और किसके बीच में हुई थी। ठीक है, ये बैटल जो पानीपत में हुई थी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 3 बैटल हुई थी, तीनों अभी बता देता हूँ, याद कर लेना, रट लेना, इनकी डेटें भी लिखवा दूंगा कब कब हुई थी। ठीक है, तो बेसिकली पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप खुद पहले ट्राई कर सकते हैं इसका आंसर। देखो फर्स्ट बैटल
पानीपत की, सेकंड बैटल, थर्ड बैटल। ठीक है सर, आप बहुत बोर करते हो सर, इतनी इन्फॉर्मेशन देते हो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे सिर्फ बातें ही करता रहूँगा तो आपको पेपर में कुछ काम नहीं आने वाला। इसके साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन देनी, बाकी जो मोटिवेशन वगैरह वाली चीज़ें होती हैं ना वो खुद अंदर से आती हैं, और अगर आपको नहीं आ रही हैं तो वो बीच में कभी मैं एक लेक्चर ले लूँगा जब मैं आपको बताऊँगा क्या क्या स्ट्रेटेजाइज करने। वैसे एक प्लान वीडियो मैंने आपको डाली थी, थोड़े दिनों के बाद एक और समझा दूंगा आपको किस तरह से आपको चीज़ें करनी, बट फिलहाल जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ आप उन पर फोकस करें। पहली बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? बाबर ने गए थे ना, मैंने आपको अभी ये पहले ही बता दिया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी बेसिकली वो कब हुई थी? बाबर की हुई थी। बाबर की किसके साथ हुई थी? इब्राहिम वर्सेस इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, और इसमें बाबर जीत गया था और मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हो गया था इंडिया में। ठीक है, कब हुई थी? डेट 1526 में, ये याद करो। दूसरी कब हुई? 1556 में। देखो होता क्या है, 1556 में ही जनवरी में हुमायूं की डेथ हो जाती है। हुमायूं की डेथ के बाद अकबर राजा बन जाते हैं। अकबर बहुत छोटे होते हैं तो बैरम खान लीड करते हैं। तो बेसिकली सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है अकबर वर्सेस हिमू के बीच में, हिमू के बीच में होती है। ये दिल्ली के किंग थे, इसको हरा के फिर अकबर राजा बने थे। ठीक है, तो बेसिकली हुमायूं की डेथ के बाद 1556 में ही अकबर ने, बेसिकली बैरम खान ने ही लड़ी थी, अकबर राजा थे तो उनका नाम आता है अकबर वर्सेस हिमू की एक लड़ाई हुई थी। कहाँ पर? पानीपत में। कब हुई थी? 1556 में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1761 में, बहुत लेट हुई थी। ये बेसिकली मराठास की हुई थी, मराठास हार गए थे इसमें। मराठास की हुई थी, किसके साथ हुई थी? मराठास की अफगान का एक, इसमें एक पानीपत की मूवी भी बनी हुई है इस वाली पे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। ठीक है, अर्जुन देव सिंह है शायद, क्या नाम है उसका, वही है। तो बेसिकली मराठास की यहाँ पर लड़ाई हुई थी। मराठास की किसके साथ हुई थी? अफगान के साथ। अफगान के किंग थे जो अहमद शाह अब्दाली, क्या नाम था? अहमद शाह अब्दाली। संजय दत्त ने रोल करा हुआ उसका। तो अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी, उसके साथ हुई थी मराठास की लड़ाई। तो वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1760। आप मूवी देखने नहीं लग जाना, 3 घंटे अपने वेस्ट मत करना, यहाँ पर चीज़ें समझो, याद करने के लिए मैंने आपको ये बता दिया ताकि आपके दिमाग में इमेज है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, सेकंड 1556, थर्ड 1761। पहली बाबर और इब्राहिम लोदी, सेकंड अकबर हिमू के बीच में, और थर्ड मराठास की हुई थी किसके साथ? अफगान के साथ, अफगानिस्तान के रूलर अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी के साथ। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सह्याद्री रेंज? तो सह्याद्री जो है, सह्याद्री रेंज है, ये किसका दूसरा नाम है? ठीक है, क्या सह्याद्री रेंज लेस्टर हिमालयस को बोलते हैं? अगर लेस्टर हिमालयस को बोलते होते तो मैंने आपको बताया होता। वेस्टर्न घाट को बोलते हैं, ईस्टर्न घाट को। शिवालिक आउटर हिमालयस है, ये भी मैंने आपको बताया, तो ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक है। बेसिकली सह्याद्री बोला जाता है वेस्टर्न घाट को। किसको बोला जाता है? वेस्टर्न घाट को बोला जाता है सह्याद्री। ये मैंने वैसे यहाँ पर मैप डाल दिया था, मैं सोचा आपको मैप्स में पढ़ाऊंगा, बट आज तो ऑलरेडी बड़ी चीज़ें हो गई। चलो इन शॉर्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। वैसे फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन पे मैं एक लेक्चर लाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो बेसिकली ये हमारा वेस्टर्न घाट वाला पोर्शन है, ये हमारा वेस्टर्न घाट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये वेस्टर्न घाट वाला रीजन है। ठीक है, वेस्ट वाली घाट्स हैं ये यहाँ नीचे तक आते हैं। यहाँ से आते हैं ईस्टर्न घाट, ये कौन से? ईस्टर्न घाट। ये दोनों मिलते हैं, जहाँ पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं इनको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। क्या बोलते हैं? नीलगिरी हिल। जो वर्ड्स बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से, स्टोरी सुन लो, बाकी ये पीडीएफ शेयर हो जाएगी, एक बार ये माउंटेन्स देख लेना, इंपॉर्टेंट रेंजेस। तो वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र वगैरह वाले रीजन में सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट जहाँ पर मिलते हैं नीलगिरी हिल्स है, वहाँ पे नीलगिरी हिल्स है। ठीक है, नीलगिरी हिल्स में ही पीक है हमारी डोडा बेट्टा। नीलगिरी हिल्स के नीचे हमारी एनामलाई हिल्स हैं, यहाँ पर पीक है अनाईमुडी, ये याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा अनाईमुडी पीक कहाँ पर है, कौन सी हिल्स में है? एनामलाई हिल्स में। उसके बाद कार्डेमम हिल सबसे नीचे, सबसे नीचे अगर आपको पूछे साउथ में कौन सी हिल्स आती हैं तो कार्डेमम हिल्स सबसे नीचे कौन सी आती है? कार्डेमम हिल्स। तो इनका नाम याद कर लेना। ठीक है, अब तमिलनाडु की ये इंपॉर्टेंट है, जैसे जवाड़ी हिल्स, शेवरॉय हिल्स। ठीक है, ये तमिलनाडु में इंपॉर्टेंट है, इसमें इतना फोकस नहीं करेंगे, अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, आगे लेक्चर बहुत लेंदी हो गया। इस पर जब मैं फिजिकल पॉलिटिकल डिवीजन वाला लेक्चर करवाऊंगा ना तो इसमें कवर कर लूँगा। ये याद कर लें, अरावलीज की सबसे बड़ी पीक कौन सी है? अरावलीज की सबसे बड़ी पीक है माउंट गुरु शिखर। ये पूछता है, अरावली रिलिक्ट माउंट है, ओल्डेस्ट माउंटेन्स जो इंडिया के वो अरावलीज ही हैं, उसमें गुरु शिखर सबसे ऊंची पीक है, माउंट आबू के पास है। तो ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपकी आ गई विंध्यन रेंज, ये आ गई हमारी सतपुरास। विंध्यस और सतपुरास के आगे जाके अमरकंटक वगैरह वाला रीजन आ जाता है, तो अभी मैं उसमें नहीं जा रहा। आप सिर्फ इतना याद रखो, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट हमने देख लिए कहाँ पर मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स पीक डोडा बेट्टा, नीचे अनामलाई हिल्स पीक अनाईमुडी, और नीचे कार्डेमम हिल। वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री बोलते हैं। आज के लिए इतना ही याद रखेंगे। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। विच, दो क्वेश्चन रह गए, अच्छे से पढ़ लेते हैं, 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा हमारा। विच मुगल एम्परर बिल्ट द शालीमार बाग इन श्रीनगर? यार ये कल के लेक्चर में पढ़ाया था, कौन से मुगल एम्परर ने शालीमार बाग बनाया था श्रीनगर में? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? ये कल के लेक्चर में पढ़ाया हुआ है यार आपको। जहांगीर ने बनाया था, जहांगीर ने बनाया था
शालीमार बाग, ठीक है। निशात बाग किसने बनाया था? टेनवर ऑफ जहांगीर के टाइम में ही बना था। जहांगीर की जो वाइफ थी नूरजहां, उसका जो भाई था, क्या नाम था उसके भाई का? आसिफ खान, उसने बनाया था निशात बाग। कई बार बोल देता है जहांगीर ने ही बनाया था, बेसिकली रूलर तो जहांगीर ही था, बट अगर हम इन स्पेसिफिक बात करें, जहांगीर की वाइफ हमारी जो थी नूरजहां, उनके भाई आसिफ खान, उन्होंने बनाया था निशात बाग, और शालीमार बाग तो डायरेक्टली जहांगीर ने बनाया था, ठीक है। अकबर की बात करें, कल के लेक्चर का आपने पढ़ा होगा, रिवाइज करवा देता हूँ। अकबर ने नगर सिटी बनाई थी वहां पर, और दूसरा हरी पर्वत फोर्ट उन्होंने नहीं बनाया था। हरी पर्वत फोर्ट उन्होंने नहीं बनाया था। हरी पर्वत जो फोर्ट है उसका क्या बनाया था? हरी पर्वत फोर्ट की वॉल्स जो है बाहर बड़ी बड़ी, वो उन्होंने बनाई हुई है, अकबर ने उन्हें। शाहजहां ने चश्मे शाही बनाया था यार। चश्मे शाही किसने बनाया था? शाहजहां ने। चश्मे शाही किसने बनाया था? शाहजहां ने। ये पॉइंट आपने याद है। इनका गवर्नर था अली मर्दन खान, उसके टाइम पे बना था। तो बेसिकली चश्मे शाही शाहजहां के साथ एसोसिएटेड है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन थे, बट इतने मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं करे क्योंकि पॉलिटी में ऑलरेडी मैं मैराथन सेशन ले आया हूँ यार, 3-4 दिन पहले आया था, इंडियन पॉलिटी वाला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, तो उसको देख लेना अगर नहीं देखा। वैसे मैं मैराथन सेशन की एक कॉमन प्लेलिस्ट बना दूंगा, जितने भी आप मैराथन सेशन आएंगे वो उसमें डाल दो, बट मैराथन सेशंस आर फॉर रिवीजन, दीज आर नॉट सफिशिएंट। इसके साथ साथ अगर आप जो मैंने इनके रिलेटेड और प्लेलिस्ट बनाई हुई है ना, वो भी एमसीक्यूज फॉर्मेट में, अगर आप देख लोगे फिर सफिशिएंट काम है। बहुत सारे बच्चे ना ऐसे कमेंट करते हैं या मेल करते हैं, पूछते हैं कि सर क्या आप पढ़ा रहे हो वो सफिशिएंट है। देखो यार, मैं बाकी चैनल्स या बाकी किसी की तरह नहीं बोलता कि सारा इधर से आएगा या और कहीं से नहीं पढ़ो, पेपर कहीं और से सेट ही नहीं हो सकता, पेपर कहीं से भी सेट हो सकता है, बट जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है वो सारा मैं कवर करवाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद आपकी किस्मत क्या है वो मुझे नहीं पता, या मेरी किस्मत क्या है वो मुझे नहीं पता, बट जितना इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा वो मैं कवर करवाने की कोशिश करूंगा। आप टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंट जगह से भी पढ़ सकते हो। आपने एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम क्वालिफाई करना है, जहां मर्जी से करो यार, दैट डजंट मैटर, एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। और एग्जाम क्वालिफाई होगा, मैं पर्सनली आप सबके इंटरव्यू लूंगा, ठीक है। इस बार मैंने सोचा हुआ है ऐसे, तो जो भी एग्जाम्स क्वालिफाई करेंगे उनके पर्सनली इंटरव्यू लूंगा। जिसका एग्जाम नहीं भी क्वालिफाई होगा, टेंशन मत लेना यार, आगे और एग्जाम्स आएंगे, मैं क्वालिफाई करवाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको वापस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स? इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन आर्टिकल 19 में पढ़ाया था। आर्टिकल देखो यार, फंडामेंटल राइट कहाँ से? 12 से लेके 35 तक, इसमें 19 याद है ना, तो इसका मतलब जो है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन जो है एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन बाई आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, ये भी एक फंडामेंटल राइट। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी आर्टिकल 21, ये भी फंडामेंटल राइट था। राइट टू प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट, इसका आंसर ये है। क्यों? देखो पहले ये फंडामेंटल राइट था, 19F में भी था, आर्टिकल 31 में भी था, ये फंडामेंटल राइट था पहले, बट हमने 44 अमेंडमेंट करी, इसमें हमने इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया, इसको हम कहाँ ले गए? आर्टिकल 300A में। अब ये सिंपल लीगल राइट बन के रह गया, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो राइट टू प्रॉपर्टी की अगर बात करें, पहले था ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में, बट अब नहीं। अब आपकी कोई प्रॉपर्टी छीन ले रोड बनाने के लिए, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। पर्सनल कल्टीवेशन के लिए कंपल्सेशन मिलती है, अदरवाइज कुछ नहीं मिलता, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि मेरा ये फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट ने ले लिया, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी अब सिर्फ एक लीगल राइट है आर्टिकल 300A में, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। सर ये फंडामेंटल राइट की कहानी एक बार रिवाइज करवा दो, तो मैं करवा देता हूँ वैसे, ऑल दो मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। देखो सबसे पहली बात, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ चीज़ें। एक तो है प्रीएम्बल, प्री फेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पहले वो बात है। उसके बाद शुरू हो जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल पहले से 4 तक जो है ना, हमारे यूनियन के बारे में बताते हैं, इंडिया कैसी स्टेट है ये वो बताते हैं, ठीक है, उसकी टेरिटरीज के बारे में। 5 से 11 वाले आर्टिकल जो है वो सिटीजनशिप के बारे में बताते हैं, इंडिया की सिटीजन कैसे ली जा सकती है ये वो। आर्टिकल 12 से 35 तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स की बातें करते हैं, ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट। उसके बाद 36 से 51 वाले जो आर्टिकल्स हैं वो हमारी DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से बात करते हैं। आर्टिकल 51A हमारे फंडामेंटल ड्यूटी से बात करते हैं। इतना ही आपने याद रखना, ये आपके एग्जाम में है, प्रीएम्बल का कोई आर्टिकल नहीं है। तो फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूँ, आर्टिकल 14 से 18 जो है वो राइट टू इक्वालिटी के साथ डील करते हैं। अगर आपको ये चीज़ें जो मैं बोलता जा रहा हूँ साथ साथ याद आ रहा है, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। आर्टिकल 14 से 18 इक्वालिटी वाले हैं, आर्टिकल 19 से 22 फ्रीडम वाले आर्टिकल्स हैं, डिफरेंट फ्रीडम देते हैं, इन डेप्थ वहाँ पर देख लेना। आर्टिकल 23-24 एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, किसी बच्चे की तरफ, किसी वुमेन की तरफ एक्सप्लॉयटेशन ना हो इसके लिए। आर्टिकल 25 से 28 वाले रिलीजन वाले आर्टिकल्स हैं, 25 से 28 वाले रिलीजन हैं। 29 से 30 वाले हमारे कल्चर और माइनॉरिटी के राइट्स हैं, कल्चर और माइनॉरिटी के राइट। 31 तो डिलीट हो गया। आर्टिकल 32 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। सर आपने बहुत फास्ट पढ़ा दिया, इसलिए पढ़ा दिया, मैंने रिवाइज कराया, ऑल्दो ये मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ, आप लेक्चर जाके देख सकते हो। सो दिस इज इट फॉर टुडेज। अब 2 मिनट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दूंगा, उसके बाद लेक्चर को हम कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कि अभी तक जिन बच्चों ने फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए इनरोल नहीं करा है वो इन पे इनरोल करेंगे। 49 चार्ज है, कुछ भी नहीं है आपके लिए।
जब आप फाइनल पेपर दोगे ना, उस दिन आपको वैल्यू पता चलेगी OMR बेस्ड टेस्ट देने की। ये मैं आपको गारंटीड दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने OMR बेस्ड टेस्ट पहले प्रैक्टिस किए होंगे, फुल लेंथ आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। नहीं करना यहाँ से कहीं और से भी कर सकते हो, OMR बेस्ड टेस्ट आप प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम में। इसका मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे तो मैं एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यूट्यूब में भी पड़ी हुई है, टेलीग्राम में भी शेयर करी थी, 5-6 मिनट की वीडियो, वहाँ पर मैंने बताया हुआ है कैसे इनरोल करना, क्या बेनिफिट है। पहला आपका मॉक टेस्ट होगा 1 जून में, OMR बेस्ड टेस्ट होगा। OMR शीट को डाउनलोड करोगे, टेस्ट दोगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके एनालिसिस वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा, टाइम परमिट करेगा तो मैं लाऊंगा। सेकंड वन इज 5 जून, आंसर के उसी दिन में शेयर कर दूंगा। 9 जून को होगा 3rd टेस्ट, 13 जून को होगा 4th टेस्ट और 17 जून को हमारा लास्ट टेस्ट होगा। सारे टेस्ट जो होंगे वो हमारे OMR बेस्ड होंगे, क्योंकि इससे पहले सेक्शनल टेस्ट में ले चुका हूँ। अगर किसी का स्पेशलाइजेशन पोर्शन वीक है वो सेक्शनल टेस्ट दे सकता है, ठीक है। आपको मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे आज, कौन मैगस्टीन किसका कोड पोइट है, रवि कीर्ति किसका कोड पोइट है, तो ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताए होने चाहिए। जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। जब भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे ना, तो एग्जाम निकलने की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, उससे सारे रिलेटेड टॉपिक जो मैं पढ़ने के लिए बोला हूँ वो आप पढ़ोगे, और उसके साथ अगर आप मॉक वगैरह टेस्ट दोगे अच्छे से, तो आपके हायर चांसेस हैं इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम को क्रैक करने के, ठीक है। ये मैं गारंटीडली कह सकता हूँ आपको, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी लेक्चर पसंद आया होगा तो यार डू शेयर इट विद अदर्स, आप हमारे लिए भी कुछ कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ रख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। आई एम हेयर टू एक्सेप्ट योर व्यूज़। मैं आपका कंप्लीमेंट एक्सेप्ट करूँ ना करूँ, आपकी कंट्राडिक्शन ज़रूर एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे अगली बार और इससे अच्छा कर सकूँ, ठीक है। फिजिकल पॉलिटिकल डिवीजन के लिए बहुत सारे बच्चों ने बोला जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा मैराथन सेशन से फ्री होकर संडे वाले दिन जो है फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन में आपको कवर करवा दूँगा। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।